नमस्कार, आप देख रहे हैं आई आर न्यूज इंडिया। खगड़िया के साथ खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत मैं अभी मौजूद हूँ, गोगरी जमालपुर में। और मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और अपने जीवन में एक मुकाम लाया है और गरीबों का मसीहा है। मैं आपको उससे मिलाने जा रहा हूँ, वह व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ मेरे स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और निर्विरोध चुनाव लड़कर कल अपनी डिसीजन लिए हैं और प्रमाण पत्र भी माननीय श्री एसडीओ साहब की तरफ से सौंपा गया है। और इसी मुद्दा पर मैं कुछ अशोक पंत से बात करना चाहूँगा कि आपकी कठिनाई जो आपकी मेहनत जो रंग लाई है वो किस तरह से रंग लाई है और कैसे रंग लाई है, आपको क्या कठिनाई हुई यहाँ तक जाने में और कैसी कठिनाई हुई, इस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं। हालांकि हमारे अशोक जी जो क्षेत्रीय नेता है, ग्रामीण नेता है और जिला में जो इनका नाम है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और बताने की कोई बात भी नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको अशोक पंत से बात कराना चाहूँगा। आई आर न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूछ रहे हैं हम कि आपने जो निर्विरोध जी जी निर्विरोध उप प्रमुख का चुनाव लड़ने का काम किया, जी आपने जो लड़ा जी इसकी क्या अहम भूमिका रहा? जी जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों जो देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और निर्विरोध जो हम उप प्रमुख के चुनाव जीते, मुझे भी आश्चर्य लगता है, हंसी भी आती है, खुशी भी होती है कि लोगों को लगता है कि अशोक पंत निर्विरोध जीत गया, ये बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं होता है कि हम क्या हो गए, कैसे हो गए। तो आपने सवाल किया आप निर्विरोध कैसे हो गए, यहाँ तक कैसे आए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं एक साधारण से व्यक्ति हूँ और एक ईमानदार समाज कार्यकर्ता हूँ और क्रांतिकारी समाज कार्यकर्ता हूँ, मेरी ये पहचान है। पहली बात है, अगर आप जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य बना है तो उसके लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। दूसरी बात, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा और आपका व्यवहार कुशल होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही बचपन से ही, मेरा व्यवहार कुशल रहा और ईमानदारी को मैंने मेंटेन किया। मेरा 2.5 साल पंचायत समिति का हो गया इटारी पंचायत में। आप एनी बेटी इटारी पंचायत के किसी भी लोगों से फोन लगा के पूछ लीजिए, अशोक पंत किसी से को टका लिया है? 1 पैसा हम नहीं लेते हैं। आप बताइए, आप राजनीति कैसे करते हैं? हम खुद अपना मेंटेन करते हैं। आप समाज सेवा करते हैं, आप समाज सेवा है, जी जी आप खुद मेंटेनेंस करते हैं। जी हमारी ये कहना नहीं है कि अशोक जी पैसा लेते हैं। जी मैं भी ये जानता हूँ कि अशोक जी क्षेत्रीय नेता है और क्षेत्रीय नेता में ईमानदार नेता है। जी मेरी ये सवाल है कि जी आपने जो निर्विरोध जी निर्विरोध को चुने गए, जी इस पर मेरी सवाल है कि निर्विरोध जो आपको चुना गया, जी इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि कितनी कठिनाई से आपको मेहनत करना पड़ा होगा, कितनी कठिनाई के साथ आपको ये जिम्मेदारी को निभाना होगा, कितनी जनता आपको चाहती है। तो इस पर मैं कुछ बात कर लेना चाहता हूँ कि आप जो निर्विरोध बने आप जो निर्विरोध बने, तो इस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे ये कुछ के प्रयास को संभव किए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो उप प्रमुख थी श्यामा देवी, वो हाउस में कभी आती नहीं थी, ना वो अपने चैम्बर में कभी बैठती थी। और कोई भी समिति सदस्य लोग जो प्रमुख और उप प्रमुख को चुनाव करते हैं, वो आशा लगाते हैं कि हमारी बातों को सुनेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, कहीं भी परेशानी होगी तो मदद करेंगे। सारे समिति सदस्यों को ये फीलिंग हुआ कि हमारे उप प्रमुख जो है किसी काम की नहीं है, तो एक उप प्रमुख चाहिए। तो हम लगातार जितने भी हमारे 27 समिति थे, हम 27 समिति पंचायत समिति रहते हुए उन सभी लोगों को मदद करते थे कि भैया आपको कहाँ कठिनाई है, कौन सी टेबल पर आपको कौन परेशान कर रहा है। हम उनके साथ जाते थे। हमारी एक्टिविटी को उन्होंने देखा, हमारे वॉइस को देखा हाउस में बोलने की, और हमारी ईमानदारी को परखा सभी ने। और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अशोक पंत को ही
प्रमुख बनाया जाए। लेकिन ये हम नहीं सोचे थे कि यह निर्विरोध हम हो जाएंगे। जब हम हाउस में गए, निर्विरोध के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या परेशानी उठाना पड़ा, कहाँ जी कहाँ जी जाना पड़ा, कितना मेहनत लगा जी जी निर्विरोध साबित होने के लिए, जी। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हमको नहीं लगा। हम हाउस में गए तो मुझे तो लग रहा था कि और व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं। एक सुलोचना देवी पंचायत समिति है सिर चकला की, वो खड़ा हुई, वो अपना हाथ उठाई और मैं भी अपना हाथ उठाया। दो कैंडिडेट हुए, दोनों को दो दो फॉर्म मिला कि एक प्रस्तावक एक समर्थक फॉर्म भर के जमा किया जाए। 5 मिनट का समय मिला हम लोगों को और हम 2 मिनट के अंदर प्रस्तावक समर्थक साइन करके उनको दे दिए। सुलोचना देवी को न प्रस्तावक मिला न समर्थक मिला, तो ऑटोमेटिक हम निर्विरोध वहाँ पर घोषित हो गए। क्या लग रहा था अशोक जी की जब आप निर्विरोध घोषित हुए, तो हमें लग रहा है कि पहला कॉल आप हमको किए थे, जी उसके बाद आपके समर्थन में कौन कौन व्यक्ति था? मेरे समर्थन में मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई विरोधी है। बहुत को लगता है कि विरोधी, हम ऐसे व्यवहार का लोग हैं, हमको लगता है सब हमारे लोग हैं। नहीं, हमारे समर्थन का मतलब ये कि जब आप निर्विरोध घोषित हो गए जी कि आपको सम्मान करने के लिए कौन कौन पहुंचे थे? जी जी हमको सम्मान करने के लिए पहुंचे हुए थे हमारे 5 बार के जो लगातार मुखिया जी हैं बिहार के, क्या कहें, आइकॉन, युवाओं के आइकॉन कहा जाता है, कृष्णानंद यादव। वो हमारे गार्जियन स्वरूप वहाँ मौजूद थे हमारे स्वागत के लिए। और सिर चकला के हमारे आदरणीय गार्जियन मिथिलेश कुमार निराला जी भी थे। और एवं प्रकार से हमारे संगठन के एक साथी हैं मिनहाज भारती, वो थे, रुपेश क्रांतिकारी थे, रहमतुल्लाह आज़ाद थे, बहुत सारे लोग थे। हमारे ग्रामीण थे, हमारे पंचायत के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। सभी लोगों ने हमारे भव्य स्वागत किए, सभी का अच्छा, आभार तो व्यक्त आप करते हैं। उप प्रमुख बन गए, तो आप किस तरह से जनता को देखेंगे और किस तरह से जनता का सेवा करेंगे? हमारी 2-4 सवाल है कि हमारे अनुमंडल में जी दलालों की संख्या बढ़ रही है, तो जैसे कि राशन कार्ड बना रहा है, वृद्धा पेंशन बना रहा है, ये जी सबका ठेका ले रखा है, इंदिरा आवास का ठेका ले रखा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल कंट्रोल करेंगे बॉस। सबसे पहली बात है कि जो दलाल है वो उनके समझ में आ जाना चाहिए कि अशोक पंत उप प्रमुख की चुनाव निर्विरोध जीत चुके हैं और हमारे बारे में सभी लोग जानते हैं, हम गलत का विरोध करते हैं, यही पहचान मेरा रहा है। हम तो दलाल को बोलेंगे भैया आप लोग हमारे समाज के बीच के ही लोग हैं, हम ना चाहते हैं कि आप सुलझें, हम आगे हैं तो आप अपना बुरिया बिस्तर समेट के हट जाइए। मेरा यहाँ से संदेश है उन लोगों के लिए। नहीं तो खैर नहीं है उन दलालों का। जब हम थाना के दरोगा को जेल भेज सकते हैं, गोगरी थाना के दरोगा को जब हम जेल भेज सकते हैं, तो दलाल को क्यों नहीं भेज सकते हैं? दलाल को पकड़ को जेल भेज सकते हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो। गोगरी थाना दरोगा को क्यों जेल और किस मैटर में जेल भेजे थे? हाँ, गोगरी थाना के छोटे दरोगा को जो हम जेल भेजे थे, हम पंचायत समिति चुनाव जीते ही थे, 2-3 महीना हुआ था, 2 पार्टी का मैटर था। तो एक पार्टी हमारे पास आया कि भैया थाना से फोन आया है, थोड़ा चलना है, तो हम गए। तो एक दरोगा थे, अजय की कुछ नाम था, याद भी नहीं है, अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा, हाँ। तो उन्होंने महिला पक्ष की जो लोग थी, महिलाओं को गाली देने लगे, भोसरी को उधर बंद करो, साली भोसरी को। जो मर्द पक्ष था उसको बोला साले को भी इधर बंद कर दो। हमारे ऊपर भी हमला बोल दिया, तुम कौन हो तीसरा आदमी? हाँ, और जब उसको समझना चाहिए कि 2 पक्ष के लोग हैं, तीसरा पक्ष कोई क्यों आए हुए हैं, उनसे परिचय पूछे। उनका मुंह गंद कर रहा था, बदबू कर रहा था। हम तो समझ गए कि दारू पी के बोल रहा है। एक तरफ नीतीश जी शराबबंदी की बात बोलते हैं और कानून के रक्षक ये भक्षक बन जाए, थाने में दारू पी के बैठे, ये तो घोर अन्याय है। हमारे बस की बर्दाश्त की बात नहीं थी। तो हम गेट पर आए, ड्राइवर था, उसको पूछे भाई कौन है दरोगा, ये मुँह महक रहा है, गाली गलौज करता है। बोला कि तारी उरी पियागा। हम बोले तारी उरी की बात नहीं है, तुम ये बोलो उसका मुंह महक रहा है कि गंद कर रहा है। तो हम वर्तमान जो एसपी थे उनको फोन लगाए, वहाँ से एक टीम आई और रेफरल अस्पताल गोरी लाया गया, उनकी जांच भी, पकड़ा गया कि अल्कोहल पिए हुए हैं, उनको थाना भेजा गया। अच्छा, वो जब नशा की बात ही आपको बोले तो नशा की बात पर कुछ याद आ गया। हमारे युवा पीढ़ी जो है सुलेशन पीकर और सिरप पीकर पीढ़ी बाय पीढ़ी ये बिगड़ रहा है। जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला था वो बच्चा भी नशा की ओर जा रहा है। बिल्कुल इस पर आज तक
नीतीश कुमार जी जी जो कहता है कि बिहार में दारू बंद है, जी जी लेकिन बिहार में दारू अभी भी मिलता है जी और पहले भी मिलता था, बिल्कुल बिल्कुल बंद के पहले भी, बंद जी के जी बाद भी। अभी भी मिल रहा है। तो ये माफिया, दारू माफिया जो है, हम्म, ये तो दारू चल ही रहा है। जी जी तो हमारे जो प्रशासन है जी जी वो क्या कर रहे हैं अभी? जी क्योंकि लगातार आप भी जान रहे हैं कि महुआ बन रहा है, जी दारू बन रहा है, जी जी और आपको पता होगा कि दारू पीने से कितने आदमी का मौत भी हो चुका है, जी जी जहरीली दारू पीने से मौत भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने आप को समझते हैं नशा करके कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, जी जी सुलेसन पीता है, पता नहीं कौन कौन सुलेसन आया है, वो जी जी सुलेसन को पी के और घूमते रहता है। इस जी पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बच्चे को खराब करने में किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि खुद की जिम्मेदारी है जी कि सरकार दारू रुकवा कर बहुत बड़ा गलती किया जी कि सरकार फिर दारू पर सरकार की किस तरह से कंट्रोल है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो निर्णय लेती है, शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, वो सब निर्णय सही निर्णय है, गलत निर्णय नहीं है, लेकिन उनकी अनुपालन नहीं हो पाता है। सरकार जो अनुपालन कौन करेगा? सिस्टम करेगा, जो सिस्टम है, जो 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 सरकार जो जैसे अनुमंडल पदाधिकारी हुए, थाना प्रभारी हुए, एसपी हुए, जिला के जो होते हैं, वही सब सिस्टम हुआ। वो लोग ही भ्रष्ट है हमारे, वही लोग तो दोषी है सबसे ज्यादा। अभी जो दारू का जो धंधा हो रहा है, उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर संलिप्त अगर पकड़ा जाए, उसमें ज्यादा पुलिस वाला का ही संलिप्त है, सबसे ज्यादा। बिना पुलिस के मिली भगत के मजाल नहीं है कहीं दारू का खेप उतर सकता है या कहीं बिक सकता है। तो नीतीश जी को चाहिए, आप तो सही काम किए हैं कि शराबबंदी किए हैं, लेकिन आपका सिस्टम फेल है, आप अपने नहीं, सिस्टम को सही शराबबंदी कीजिए। की बात है तो शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी तो है नहीं। ये तो आप कह रहे हैं अशोक जी कि आपने बढ़िया काम किया नीतीश जी कुमार को कि शराबबंदी जी किया, जी लेकिन शराबबंदी है कहाँ? अभी शराबबंदी है कहाँ? शराब तो ऐसे है जैसे लग रहा है कि आप ऑनलाइन से कुछ बुक करते हैं, जी। आपके घर तक पहुंचता है, उसी तरह से इससे शराब की देखते हैं बोतल सर, आपके घर तक पहुंच रहा है। इससे तो अच्छा होता कि शराबबंदी पूर्ण रूपेण नहीं करना चाहिए था नीतीश जी को, जैसे पूर्ण रूपेण बंदी किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं, शराब भी तो होम डिलीवरी हो गया, फोन कीजिए शराब पाइए। तो पूर्ण रूपेण बंदी किया तब तो होम डिलीवरी हुआ है। अगर आप सिस्टम से चलाते कि प्रखंड में 2 दुकान रहेगी या लाइसेंस रहेगा, जो आदमी पीने वाले हैं आपको महीने में 5 बोतल मिलेगा, जैसे हम गैस सिलेंडर उठाते हैं कि साल में इतना आपको सिलेंडर मिलेगा एक कार्ड पर। इस तरह से नीतीश जी को ये चीज को लाना चाहिए, शराबबंदी को। डायरेक्ट शराबबंदी यकबे नहीं हो सकता है कोई चीज, उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना होगा। डायरेक्ट चाहिएगा शराबबंदी हो जाए, वो संभव नहीं है। रही बात बिहार में, एक नाम का शराबबंदी है, यहाँ तो होम डिलीवरी होती है, खुलेआम जब मन है जिसको जहाँ पी लेता है। क्या सरकार नहीं जानती है? नीतीश जी को पता नहीं है? सिस्टम को पता नहीं है? सारे को सारे को पता है, जिसके कारण के बिहार बदनाम है, जिसको बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता है अदर स्टेट में या अच्छा, तो कुछ क्या वो तो बिहार में सीएए भी लागू हो चुका है, जी तो सीएए पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीए सरकार पर का जो निर्णय है, जी ये जी निर्णय ठीक है जी जी कि ठीक नहीं है, जी क्या उचित है? देखिए, पहली बात तो सीए जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए है कि आपको नागरिकता मिलेगी। हमारे भारत के संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए तो प्रावधान है कि आप 6 साल कंटिन्यू भारत में रह जाइए, स्वतः भारत की नागरिकता आपको मिल ही जाएगी। 6 साल की 11 साल की मतलब पहले 11 साल थी, लेकिन अब 6 साल अगर भी रह गए हैं भारत में, स्वतः आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जब ये सिस्टम पहले से बना हुआ है, ये सीए लाने का मतलब क्या है? ये हुआ भ्रमित करना आदमी को, वोट बैंक की राजनीति करना, लोगों को एक वर्ग को लगे कि हमारे सरकार ने अच्छा काम किया है। अरे सीए तो सीधी बात है कि सीए का मतलब हुआ कि नागरिकता देना। नागरिकता तो मिल ही रहा है, जो हमारे देश में 6 साल रहेगा, 11 साल उसको नागरिकता मिलेगी। ये सब वोट के लिए गोलबंदी हुआ, सीए तो कुछ नहीं है। तो और आप एक अच्छे पद पर चले गए, उप प्रमुख के पद पर, और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता का आप किस तरह से और कैसे सेवा करेंगे, जो कि जनता आपके पास शिकायत लेके जाती है किसी भी मैटर पर, उसको कैसे सॉल्व? हम गोगरी प्रखंड के तमाम जनता को कहना चाहते हैं, क्योंकि हम उप प्रमुख बने हुए हैं, हमारे लिए 20 पंचायत, गोगरी प्रखंड में 20 पंचायत है, सभी हमारे लिए बराबर है। मैंने जब प्रतिनिधि बन के यहाँ पर आए हैं, देखे हैं, तो 100 में 95% जो प्रतिनिधि जीत के आया है, गलत लोग जीत के आया है।
बेईमान लोग जीत गया है। आखिर सिस्टम को सही कौन करता है? सिस्टम को कौन चलाता है? जनप्रतिनिधि। एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, मुखिया हो, समिति हो, प्रमुख हो, उसको कौन चुनता है? जनता। जनता जो चुनता है 99% कहा जाए जनप्रतिनिधि को बेईमान आदमी को चुनता है, डकैत आदमी को चुनता है। एक अशोक पंत को ईमानदार आप चुन लिए, हम प्रखंड में आ गए हैं, लेकिन हम जनता आह्वान करते हैं गोगिर के तमाम जनता मालिक से, अगला जो चुनाव आपके आवे आपके पंचायत में, ईमानदार को मुखिया बनाइए, ईमानदार को सरपंच बनाइए, ईमानदार को समिति बनाइए, ईमानदार को वार्ड बनाइए, तब जाके आपकी समाज अच्छा बन सकता है, या प्रखंड भी अच्छा आपका चल सकता है। गलत लोग को जिता के भेजते हैं, सब दलाली पे कार्य करता है, वीडियो के साथ मिल जाता है, वो लोग तो अफसर है, वो तो कमाने के लिए आता है, कोई फाइटिंग नहीं करता है। फाइट करेगा तब ना प्रतिनिधि, सब उसी में सट जाता है, मिल जाता है। मैंने तो देखा है, प्रखंड में दिख रहा है, लगभग आदमी दलाली पे कार्य चक्कर में रहते हैं। और मुझे जो सम्मान मिला है निर्विरोध प्रमुख, मैं अपने दायित्व को निभाने के लिए क्या करूंगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति किसी डरता नहीं है, जिसके अंदर दाग रहता है ना, वो डरता है। मैं डेली बैठूंगा, कल परसों सोमवार है, सोमवार के दिन शुभ दिन होती है, मैंने निर्णय लिया है उस दिन से मेरा शुभारंभ होगा बैठने का। पर जब मैं बैठूंगा अपने चैम्बर में, अपने कार्यालय में, और तमाम आदमी को आपके चैनल माध्यम से पूरे प्रखंडवासी को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग दिल खोल के प्रखंड आइए, झोला झप्पर जो भी है, कोई भी काम हो, कोई दलाल को नहीं पकड़िए, गाँव वाले दलाल है कि उसको नहीं पकड़िए, डायरेक्ट आइए अशोक पंत के पास आइए और हमको बताइए कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, फलाना जगह परेशानी हो रहा है, फलाना कर्मचारी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं सारे का नंबर रखूंगा, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उसी से मैं फोन लगाऊंगा, मैं प्रमुख बोल रहा हूँ, क्या परेशानी है, राउंड रिकॉर्डिंग करूंगा उस बात को। मैं प्रयास करूंगा, 2.5 साल का मुझे समय मिला है, प्रखंड में जो भी जनता मालिक हमारे गोगिर प्रखंड का आएंगे, उनके लिए मैं तत्पर रहूंगा, उनकी सेवा करने के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, ना उनको पैसा लगे, ना कोई दलाल ठके। दलाल के तो खैरे न खैरे, जब हम खुद आ गए हैं, दलाल तो सावधान हो जाए, क्योंकि हम दरोगा को जेल भेज सकते हैं, तो फिर दलाल का कर क्या है? या जो भी पदाधिकारी प्रखंड में है, क्योंकि हम प्रमुख बने हुए हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचल अधिकारी हो, चाहे जितने भी कर्मी हो, अंचल को हो, प्रखंड को हो, अनुमंडल का हो, एक बात याद, और थाना का भी हो, थाना का भी बोल देते हैं, थाना का बड़ा बाबू को भी बोले, और जितने भी उनके छोटा बाबू हैं, हमारे पास जो संज्ञान आएगा, जो शिकायत आएगा, मैं आपको कॉल करूंगा, खुद मैं जाऊंगा। और हमारे जनता मालिक आपके पास जो जाते हैं, पहले जो आप लोग आंख दिखाते हैं, धोपते हैं, डराते हैं, जो कि गरीब आदमी बोल नहीं पाता है, आप सम्मान से उससे बात कीजिए। अगर सम्मान नहीं दीजिएगा, अशोक पंत कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम ब्लॉक में महात्मा गांधी के सामने बैठ जाएंगे, अकेले बैठ जाएंगे, अगर हमारे जनता के मान सम्मान के ऊपर पड़ेगा तो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर करप्शन है, गोविंद के थाना का नहीं बोल रहे हैं, पूरे बिहार के थाना का हम बात बोल रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करप्शन है, वो थाना के लोग करता है, पुलिस वाले लोग करते हैं। आम जनता लोग को गाय माल बूझता है, भैंस है। आप प्रखंड में जाइए, आपको सम्मान मिलेगा, आप डीएसपी कार्यालय में आप जाइए, आपको सम्मान मिलेगा, आप एसडीओ कार्यालय में जाइए, आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन थाना में कहीं सम्मान नहीं मिलता है। सो कितना बड़ा थाना प्रभारी होता है, अनुमंडल पदाधिकारी से बड़ा होता है थाना प्रभारी, है सीडीपीओ से बड़ा होता है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से थाना प्रभारी। लेकिन मैंने अपनी इस उम्र में देखा है, थाना जाने में सभी आदमी को डर लगता है। पहली छोटा चौकीदार धो देता है, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कोई गाय माल है हम लोग हैं। कौन आता है थाना, कौन जाता है? जिसको काम रहता है वही जाता है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, आप सीसी कैमरा लगाए हैं, सीसी कैमरा लगने के बाद भी थाना में थाना कर्मी आदमी से सही से बात नहीं करता है। आप तो सीसी कैमरा को महीनों में एक बार जांच कीजिए और सीसी कैमरा में आवाज दीजिए। खुलेआम बदमाशी करता है थाना कर्मी लोग, सीसी कैमरा रहते हुए भी आदमी को गाय माल समझता है, गाली गलौज देता है, भोसड़ी मादर चोट बंद करो, ये करो, धमकाता है, जो डर जाए हमको माल पैसा दिए। मैंने अपना आंखों से देखे हैं। अब तो हम पद पर आए हैं, प्रमुख बने हैं, ये सब चीज को हम सिस्टम को सही करेंगे, चाहे मुझे जेल क्यों न जाना पड़े, जेल जाएंगे। किसी घर में चोरी डकैती अशोक पंत नहीं किया है, और जनता के लिए आज जनता के प्यार और ईमानदारी के बल पर मैं निर्विरोध बना हूँ उसी पर। तो जनता के लिए हम मरने मिटने के तैयार हैं। मेरा पूरा जिंदगी लाइफ समाज के लिए समर्पित है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं, हम घूस नहीं लेते हैं। आप देखें कि लगातार हमारे साथ अशोक जी बने हुए थे और इसने कहा कि जनता की जो भी सेवा होगा मैं करूंगा, चाहे जनता के लिए हमें
जेल क्यों न जाना पड़े, चाहे वो कोई भी दलाल हो। दलाल किसी भी मुद्दा पर काम गलत नहीं कर सकता है, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या किसी भी प्रक्रिया का हो, इंदिरा आवास हो, किसी भी मुद्दा पर। और अशोक जी एक बात और बोले कि मैं सोमवार से अपने ऑफिस पकड़ूंगा और ऑफिस में सारा अधिकारी का नंबर रखूंगा, और जनता को जहाँ दिक्कत होगी, जहाँ परेशानी होगा, मैं खुद फोन करके अधिकारी से बात करूंगा, चाहे किसी भी लाइन का अधिकारी हो, मैं उससे बात करके जनता का काम सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यही अशोक पंथ है जो कि अपने जीवन में, अपने जीवन काल में और नेतागिरी पे जब उतरे तो घर घर और गांव गांव में जाकर एक आशीर्वाद लिए, सम्मान लिए, और सम्मान का जो सम्मानित किया गया है, और वो जो सम्मानित पाया गया है, इस मैटर पर मैं कह रहा हूँ कि यह व्यक्ति एक जो मसीहा होता है, जो गरीब का मसीहा होता है, जो गरीब को देखने वाला व्यक्ति होता है, वह ये व्यक्ति है। अगर एक फोन किया 12 बजे रात में भी अशोक पंत पहुंच जाएगा, और पहुंच के जनता का सेवा करेगा, और जनता को कहेगा कि बताओ हमें क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ परेशानी है, हमें बताओ, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका कर्मी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप हमें बनाए हैं और बनाए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, तो उस आशीर्वाद पर मैं काम रहूंगा। मैं चाहूंगा कि जितना हमसे जनता का सेवा हो सके मैं करूंगा। खगड़िया की राजा राम कैमरामैन के साथ, जय हिंद, जय भारत।